कमलेश जी नमस्ते। सेठी सर नमस्ते। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते प्रिया जी, नमस्ते सेठी सर। नमस्कार कमलेश जी, नमस्कार प्रिया जी। नमस्ते सर। तो सर रोज की तरह पहले मार्केट का देखते हैं। आज मार्केट नीचे है, सो कमलेश जी एनी कमेंट्स ऑन द मार्केट फर्स्ट। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ प्रिया जी मार्केट को। जी। कुछ 110 115 पॉइंट निफ्टी नीचे था। हम्म। सेंसेक्स कुछ 450 पॉइंट के आसपास। ठीक ठीक है। है। बजट के एक दो वीक के पहले इस प्रकार के मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। रियल इसका बजट का डायरेक्शन तो बजट के बाद ही हम लोग को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो सर बजट के बारे में बताइए कि बजट एग्जैक्टली कब है और व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बजट। जी प्रिया जी, बजट आप सब जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट सेशन डिक्लेयर कर दिया है। हम्म। और 23 जुलाई को जी। ये बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा। हम्म। अ, हमने बजट के बारे में बात करते हैं, आम लोग भी बहुत बात करते हैं। तो हम्म। मैंने सोचा कि एक्चुअली बजट क्या होता है, कैसे होता है, हम्म। उसके ऊपर थोड़ी जानकारी लोगों को दूं तो जी। अपने दर्शकों को लाभ होगा। हम्म। देखिए, बजट एक सिंपल लैंग्वेज में कहे ना तो एक अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हम्म। आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है। हम्म। आप अपने घर में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी हम्म। बहुत जन जो डायरी रखते हैं अपने एक्सपेंसेस लिखने की। तो हम्म। ये बेसिकली एक साल के दौरान आपकी आय, इनकम कितनी होगी हम्म। और आपका खर्च कितना होगा। जी। और साथ साथ आय, आपकी जो इनकम आपकी आ रही है, हमारे जैसे लोगों को तो ठीक है, चलो नौकरी करते तो सैलरी होगी, कि बिजनेस करते हैं तो हम्म। प्रॉफिट होगा। लेकिन आय के भी अलग अलग स्रोत हो सकते हैं और रिजल्ट हो सकते हैं। तो कहाँ से ये सब इनकम आ रही है हम्म। और हमारे खर्चे जो होते हैं, तो खर्चे कहाँ जाते हैं, हम्म। इसका अपना जो एक स्टेटमेंट होता है ना, इसे हम बेसिकली बजट कहते हैं। हम्म। हर परिवार से लेकर देश के लिए भी ये जरूरी होता है जानना, क्योंकि ये हमारे देश के आने वाले एक साल के लिए देश किस दिशा में जाएगा, देश का डेवलपमेंट कैसा होगा, हम्म। ग्रोथ की ओर कैसा है, और हम्म। लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है वो उस तरह से ये बजट है कि नहीं, ऐसी चार सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो बेसिकली बजट का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपकी इनकम और सामने एक्सपेंसेस कितने होंगे। और दूसरा, मैं एक थोड़ा बजट किस तरह से, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके हम्म। ऊपर जरा 2 मिनट जानकारी देना चाहूंगा। जी देखिए, बिल्कुल। ऐसा है कि बजट तैयारी उसकी है ना, हम्म। थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल आप कह सकते हो। हम्म। यानी अक्टूबर महीने से जी। बजट के प्रिपरेशन की तैयारी चालू हो जाती है। इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, हम्म। उसकी एक पूरी टीम होती है जो ये बजट बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है। हम्म। और अक्टूबर महीने के बाद फिर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जी, अपने सारे अधिकारी, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, उनके हम्म। साथ मीटिंग्स करना, ब्यूरोक्रेट्सों के साथ मीटिंग करना। अब हम्म। देश की किस प्रकार की स्थिति है, हम्म। इस बार कितनी इनकम हो सकती है, हम्म। एक्सपेंसिस हो गए तो कहाँ कितने हो गए, इसका प्रारंभ कर देते हैं डिबेट्स और डिस्कशन का। तो हम्म। वहां से वो बजट की प्रक्रिया पूरी शुरू होती है। आगे जाके ट्रेड चैम्बर कॉमर्स के लोगों को मिलना, हम्म। ये एक अपनी एक प्रक्रिया होती है। हम्म। और ये बजट तैयार होने के बाद पहले ये फरवरी महीने की 1 तारीख को होता था, हम्म। लेकिन पिछले कई वर्षों से अब ये बजट लोकसभा में सुबह 11 बजे पेश करते हैं। हम्म। दर्शकों की जानकारी के लिए भी ये मैं एक बात बताना चाहूंगा हम्म। कि बजट जो होता है वो हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है। हम्म। बजट को राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम्म। बाकी कोई भी बिल होगा ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन के किसी भी सभागृह में, हम्म। कोई भी हाउस के अंदर वो प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये बीइंग फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, तो उसको सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। हम्म। उसका कारण भी ये है कि परंपरागत से हमने वेस्टमिंस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया है। और उनका ऐसा मानना है कि जब कंट्री के फाइनेंस की बात होती है
तो वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना गए जो जनप्रतिनिधि होते हैं। जैसे आप जानते हो कि लोकसभा के अंदर जो हम्म। मेंबर्स होते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे जनता इलेक्ट करती है। हम्म। जबकि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उसको जनता इलेक्ट नहीं करती है, वो हम्म। इनडायरेक्ट राज्यों से इलेक्ट होके आते हैं। हम्म। इसलिए बजट का एक महत्व ये भी है कि बाकी सारे बिलों की तुलना में ये एक अलग से है कि जिसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जी। सेठी सर, आपके क्वेश्चंस। तो बजट से अपनी मेजर इंडस्ट्रीज की क्या प्रमुख डिमांड है? हाँ सेठी जी, हर बजट के पहले अ, हर प्रकार की इंडस्ट्रीज अपना अपना भी इंडस्ट्रीज का आकलन करती है। उनके एसोसिएशंस द्वारा, चैम्बर्स द्वारा हम्म। रिप्रेजेंटेशन करते हैं। साधारणतः उनकी डिमांड दो तीन प्रकार की होती है। एक तो ये होती है कि कोई अगर ज्यादा टैक्सेस उनके इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के ऊपर है तो वो उसको थोड़ा कम करे, जस्टिफाई करते हैं वो लोग कि क्यों वो जरूरी है। उस इंडस्ट्री को किसी प्रकार की गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बदलाव की जरूरत है तो उनके ऊपर वो बात करते हैं। और उनको गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है तो उनके ऊपर वो लोग बात करते हैं। अब पिछले कई वर्षों से जब मैं देख रहा हूँ ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश का जो बजट है ना, वो बेसिकली इंडस्ट्री और बिजनेस फ्रेंडली बजट आता है। क्योंकि बेसिक थिंग बहुत क्लियर है कि देश ये चाहता है कि आने वाले समय के अंदर भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बने। जैसे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हमारा टारगेट जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। और देश को विकास की ओर लेके जाना, डेवलपमेंट की ओर लेके जाना, वो एकमात्र फोकस है। तो इस प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ले लीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स ले लीजिए, रियल एस्टेट सेगमेंट ले लीजिए, हर इंडस्ट्री अपना अपना एक रिप्रेजेंटेशन करती है। और सरकार उसको बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि उसको सिंपैथेटिकली, या तो हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर गंभीरता से सरकार विचार करती है कि ये उनके जो सुझाव होते हैं, इस सुझाव से इंडस्ट्रीज को कितना बेनिफिट होता है, इस सुझाव से देश को कितना बेनिफिट होता है। लेकिन सेठी जी, मैं कुछ चीज आज और मेरे मन में था, अगर आप लोग अनुमति दो तो मैं जरा इसके ऊपर 2 मिनट बात करूं। जी सर, श्योर। कहिए कहिए, बोलिए। जी जी। अब ऐसा है, ये आपने बात किया इंडस्ट्रीज का, लेकिन मेरा ये पिछले 40 साल का एक अनुभव ऐसा रहा है कि बजट आम आदमी के जीवन से भी जुड़ा है। तो आम आदमी के भी है ना कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं कि इस हम्म। बजट से मुझे क्या मिलना चाहिए। तो अब मैंने कुछ सर्टन कैटेगरी रखा है जो मेरे हिसाब हिसाब से हिंदुस्तान के बड़े बड़ी मात्रा की जनसंख्या को उसमें वो कवर कर लेता है। एक जो होता है ना, वो मैं कहूँगा देश की 50% आबादी जो है, जिसे हम कह सकते हैं महिला है। तो महिलाओं की एक सबसे बड़ी चिंता होती है बजट से, क्योंकि अगर बजट के अंदर कोई नया टैक्स आ गया तो उनका घर का बजट डिस्टर्ब हो जाता है। महिलाओं को घर चलाने के लिए दिक्कत आने चालू होती है। तो महिलाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा ये होती है कि इस बजट के अंदर हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर, लाखों करोड़ों परिवार जो उसके ऊपर कोई नया टैक्स का बोझ ना हो। दूसरा, महिलाओं के जीवन से सीधा जुड़ा है, तो जिसे हम कहते हैं कि एक तो गैस सिलेंडर, कि गैस सिलेंडर के भाव के ऊपर उनकी हमेशा नजर रहती है कि गैस सिलेंडर के भाव बढ़ने नहीं चाहिए। तीसरा, उनका फोकस होता है महिलाओं का कि खाद्य सामग्री, जब मैं खाद्य सामग्री की बात कर रहा हूँ तो उसमें वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, आपके अनेक प्रकार के, आप दाल कहिए, बाकी फूड ग्रेन कहिए, वो आता है। क्योंकि ये सारी चीजों से महिलाओं का सीधा संबंध होता है। और उसमें जब उनके खर्चे बढ़ते हैं तो उनका घर का बजट डिस्टर्ब होता है। तो हम्म। महिलाओं डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करती है कि बजट में सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। जी। दूसरा, हमारे देश में, जिसे हम खेती प्रधान देश कहते हैं भारत को, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, क्योंकि आज भी 60% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो होता है अपने फार्मर, किसान होते हैं। किसानों को तो अनेक प्रकार की सुविधा सरकार देती है, लेकिन क्या होता है कि दुर्भाग्यवश हर साल किसानों की अपनी तकलीफें भी बढ़ती है। नेचुरल कैलामिटीज कहिए, ड्राउट कहिए, या तो सूखा कहिए,
वेरियस रीजन है जिनके कारण किसानों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो किसान की ये उम्मीद ये होती है कि उनको अपने फर्टिलाइजर से समझो, तो उनके ऊपर उनको जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी मिलती रहे या सब्सिडी का प्रमाण थोड़ा बढ़े। किसान ये चाहता है पानी सस्ता मिले, इलेक्ट्रिसिटी उनको सस्ता मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए पिछले 2 साल पहले जो भारत देश में पूरा आंदोलन भी हुआ था किसानों का, जिसमें उनकी ये मांग थी एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिले, उसके लिए उसकी मांग होगी। अब आपने देखा होगा बजट के पहले ही भारत सरकार ने कुछ 12-13 तो ऐसे खाद्य सामग्री है जिनके ऊपर एमएसपी उन्होंने बढ़ा के दी है। लेकिन इश्यू यह है कि वो चाहते हैं कि उसको एक लीगल फॉर्म मिले कि सरकार ये भाव में इतने भाव में खरीदेगी। तो बजट में अपने को ये ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा कि सरकार इसके ऊपर क्या सोच रहा है। तीसरा जो है, एक सैलरी क्लास है। एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है ना, मध्यम वर्ग का, सैलरी वर्ग के साथ ऐसा होता है कि अब तो ठीक है टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ऐसी बहुत संभावना कम होती है। लेकिन पहले जो लोग प्रामाणिकता से टैक्स नहीं भरते थे, कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन, लेकिन सैलरी क्लास के पास वो ऑप्शन ही होता है, उसका तो टीडीएस सैलरी कट होके ही उसके हाथ में सैलरी आता है। तो सैलरी क्लास भी इस बार ये उम्मीद कर रही है, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ी है, कि सैलरी वाले को भी थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े, या सेक्शन 8IC में जो बेनिफिट देते हैं वो बढ़े, या तो इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन की लिमिट जो है वो बढ़े। यानी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 लाख 12 लाख तक की लिमिट की जाए। तो एक वर्ग जो है ना सबसे बड़ा, वो सैलरीड क्लास है। और दूसरा जो अभी आपने डिस्कस किया, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए तो हमेशा एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स, एट द सेम टाइम नई टेक्नोलॉजी आना, बिजनेसों को अपने हैवी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत, कभी कभी रिसेशन का मूड होता है, जैसे कोरोना का काल हमने देखा। तो काफी बिजनेस ने, काफी इंडस्ट्रीजों ने बहुत सारा लॉस उठाया, उनको रिवाइव करना होता है। तो इस प्रकार के समाज के अनेक प्रकार के लोग जो है ना, उनकी बजट से एक्सपेक्टेशन है, ये सारा मैसेज वित्त मंत्री तक कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पहुंचता है। और मैं भी उस चीज के लिए उत्सुक हूँ देखने के लिए कि इस बार वित्त मंत्री जी समाज के हर वर्ग के लिए क्या कर रही है। सुनील जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जी। आईटी इंडस्ट्री जो है, जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो थोड़ा पुअर फेज से गुजर रही है। हम्म। उसके प्रॉफिट मार्जिन से थोड़ा प्रेशर पड़ा है, बिजनेस में भी प्रेशर पड़ा है। हम्म। तो आपका क्या व्यू है कि उसको भी कुछ कंसेशन मिलना चाहिए? देखिए, जहां तक आईटी इंडस्ट्रीज का सवाल है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि नए वेंचर्स हो गए, नए स्टार्टअप्स वगैरह हो गए, उसमें तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको कुछ न कुछ सब्सिडी, सपोर्ट, हेल्प, टैक्स बेनिफिट वगैरह देते हैं। बाकी जो आईटी इंडस्ट्रीज के लोग जो है, वो भी अगर सिचुएशंस को, अगर आप देख रहे हो कि उनका भी डेलीगेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मिलता है हर हर वर्ष के ऊपर। लेकिन आईटी इंडस्ट्रीज का पर से, इफ यू आस्क मी ना, जो मैं पिछले 1 साल का डेटा देख रहा हूँ, तो उनका परफॉर्मेंस एज अ इंडस्ट्री कोई ज्यादा खराब नहीं हुआ है। उनकी बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी है। तो आईटी इंडस्ट्री इन स्पेसिफिक, उसके ऊपर कोई ज्यादा बेनिफिट रियायत हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि आईटी के ऊपर कोई ज्यादा फोकस होगा। वेरी। जी। अम, कमलेश जी, और कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे बजट के बारे में? हाँ, यस यस। मैं आज, जैसे मैंने कहा ना कि हम बजट के ऊपर बहुत सारी चीज की बात करेंगे, हम्म। तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए है ना, हम्म। बजट के लिए मैंने 2-3 आंकड़े और निकाले। क्या जी। होता है कि पहले अपने बजट की साइज क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो अभी जो बजट है अपना, उसका साइज मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्टी जी। सेवन लैख 65,768 करोड़ रुपीज इज द बजट साइज ऑफ द इंडिया। अपने ये भारतवर्ष के बजट का ये साइज है। हम्म। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री जो है, हर मिनिस्ट्री वो क्या करती है कि अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजती है कि हमारे मिनिस्ट्री के लिए इस हम्म। साल के लिए इतना पैसों की आवश्यकता होगी, उनकी नीड कितनी है, वांट कितनी है। कैटेगरी नीड और वांट ही होती है। जो हम्म। नीड होगा तो वो तो फुलफिल करना ही होता है, वांट के जी। ऊपर फिर वो लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए।
हम्म। अच्छा, अब उसमें मेजर जो बजट के एलोकेशन है ना, वैसे दो तीन सेक्टर को मैंने आज टच किया है। तो जी। जैसे अपना ये ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्रीज के ऊपर हम्म। भारत सरकार का जो बजट था उसमें 6,21,540 करोड़ रुपीज का प्रोविजन था। जी। वैसे ही एजुकेशन एजुकेशन एंड हेल्थ के मेरे हिसाब से किसी हम्म। भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है और सेगमेंट है। तो एजुकेशन के लिए 1,12,898, 1,12,898 करोड़ का प्रोविजन था। जी। हेल्थ केयर के लिए 90,171 करोड़ का प्रोविजन था। मैं हम्म। ये कह सकता हूं कि डिफेंस के अंदर बजट कुछ करीबन 13% था। लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशन के जो फिगर है ना, वो आज भी जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत कम है। यानी मैं कहूँगा 2-3% के आसपास है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, भले ये साल में नहीं, आने वाले 5 साल में भी भारत सरकार एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर अपना बजट एलोकेशन जो बढ़ा के देगी ना, तो वो लोगों के लिए हितकारी होगा। हम्म। और जो मैंने बजट की आपको साइज बताई, तो उसमें क्या होता है, जो उसमें इनकम है, इनकम का नियरली 40% इनकम is going to pay the interest on the borrowed money of the government of India। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इंटरेस्ट का बर्डन कम हो। और एट द सेम टाइम, जो फिजिकल डेफिसिट की वो लोग बात करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट भी जो है ना, वो 4% पे नीचे लाने की जो कोशिश है, वो उसके ऊपर फोकस बढ़ना चाहिए। अंग्रेज जी, इंटरेस्ट किसको देती है गवर्नमेंट? किससे बारो से करती है? पैसा बोरो किया है, जिनसे पैसा बोरो किया है, अभी जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, अपने देशवासियों से भी जो पैसे बोरो करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरीज के ऊपर पैसे बोरो करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के लोन्स होते हैं, वो सारे लोन्स जो होते हैं उसके वो इंटरेस्ट पे करते हैं। रिजर्व बैंक तो फ्री ऑफ इंटरेस्ट भी लेती है ना कुछ? हाँ जी। रिजर्व बैंक से कुछ इंटरेस्ट फ्री भी लेती है? नहीं, रिजर्व बैंक फ्री ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं देगी। उनके रिजर्व बैंक उनके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके माध्यम से पैसे खड़े करेगी, लेकिन रिजर्व बैंक फ्री नहीं देगी। और सीआरआर पे 4% पे मिलता है इनको। हाँ देखिए, क्या होता है कि जो अभी पैसा, 1 लाख करोड़ का डिविडेंड आया है इनको रिजर्व बैंक से। हाँ, रिजर्व बैंक को 2 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड आया है। और सीआरआर के ऊपर जो 4% रखा है, उसका मतलब वही है कि बैंकों के पास, जो मैंने एक डिबेट में आपको बताया था, कि जो 100 रुपया बैंक अपने कस्टमर से बोरो करता है और फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और उसके ऊपर वो 7% 8% इंटरेस्ट पे करता है, 100 रुपये, पूरे 100 रुपये पर। लेकिन उसको अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुश्किल से 65 या 70 रुपया होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उस प्रकार के जो गवर्नमेंट के लिए पैसे लगते हैं, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कैश रिजर्व रेशियोज के ऊपर एक मिनिमम जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसा पे करती है। और जो मैंने आपको कहा था कि कभी कभी बैंकों की सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके पास बहुत सारा डिपॉजिट पड़ा होता है। तो वो डिपॉजिट जब मार्केट में कोई बॉरोवर ना हो, मार्केट के अंदर उनके पास उस प्रकार की रिक्वायरमेंट ना हो फंड की लोगों की, तब बैंकों के पास और कोई पर्याय नहीं बचता, लेकिन वो पैसा वो आरबीआई में पार्क करती है। तभी आरबीआई उसको इंटरेस्ट पे करती है। अभी जो इनको 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिला है, हाँ जी। 1 लाख करोड़ या 1,10 करोड़, तो अभी उनका सरप्लस हो गया कि अभी भी उनका इंटरेस्ट रेट पूरा नहीं हुआ है? हाँ नहीं, पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो बजट का मैंने साइज बताया, और अभी भी आप देख रहे हो ना, करीबन 4% जितना तो अपना फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा डेफिनेटली कि अगर इस प्रकार से रिजर्व बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रही है, जिस प्रकार से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू कंपनियों ने डिविडेंड पे किया इस बार, मेरे विचार में कम से कम वो भी 70 से 80 हजार करोड़ के ऊपर है वो फिगर भी। इस प्रकार से अगर भारत सरकार की रेवेन्यू और इनकम बढ़ेगे ना, तो हम फिजिकल डेफिसिट को डेफिनेटली टारगेट के भी नीचे लेके आएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। जी जी। जी। अ, तो सर, और वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें बजट के बारे में? नहीं, बस प्रिया जी, हम सब जी। बेताबी से इंतजार कर रही है जी बिल्कुल, थर्ड टर्म का यस। पहला बजट के ऊपर। और हम्म। हम भी बड़ी बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं कि हम्म। इसमें कौन सी ऐसी चीज आती है जो हम सबको कुछ बेनिफिट दे। जी। और सर, या मार्केट को लेकर आपको क्या लगता है कि बजट का क्या असर होगा आज से लेकर जब बजट रिलीज होगा तब तक? हाँ प्रिया जी, मार्केट के बजट के दिन तो काफी वॉलेटाइल होती है, क्योंकि ड्यूरिंग दी बजट रीडिंग हम्म। बहुत सारी अनाउंसमेंट होती रहती है। लेकिन मुझे ऐसा
लग रहा है, मेरा अपना एक एनालिसिस ऐसा है कि हम्म। भारत सरकार की जो पॉलिसीज है ना, वो काफी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फ्रेंडली पॉलिसीज है। तो हम्म। बजट के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना मार्केट ग्रो करना चाहिए। हम्म। टेक्निकली जो लोग कहते हैं करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन आ जाता है, वो अलग बात है। बट हम्म। दैट वुड बी ओनली अ टेक्निकल करेक्शन काइंड ऑफ अ थिंग। हम्म। अदरवाइज मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर मार्केट में बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। जी। कमलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने अच्छी जानकारी दी बजट के बारे में। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। न्यूज़ पढ़ो। अ, तो हम आज सुन लेते हैं अपने कॉर्पोरेट न्यूज। जरूर। बंधन बैंक ने वैश्विक व्यापार लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार उत्पादों की एक श्रृंखला शुरू की है। वी टेक वाबाग बोर्ड ने वाबाग वाटर सर्विसेज एसआरएल की रोमानिया में 100% हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी है। जेएसडब्ल्यू स्टील संभवतः कार्बन उत्सर्जन एमिशन में कटौती के लिए अपने परिचालन में $1 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य 2050 तक एमिशन में शुद्ध तटस्थ बनना है। मारुति सुजुकी ने भारतीय रेलवे के माध्यम से 2 मिलियन कार डिलीवरी को पार करते हुए 1 मील का पत्थर पार किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस रिटेल संभवतः एक स्पोर्ट्स फॉर्मेट लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो सीधे फ्रांसीसी रिटेलर डेकाथलॉन के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। सन फार्मास्यूटिकल ने कहा कि यह वैश्विक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में अधिग्रहण की संभावना तलाशने के लिए खुला है, क्योंकि इसने 2023 से 24 अप्रैल से मार्च को $2.4 बिलियन की मजबूत शुद्ध नकदी स्थिति के साथ बंद किया था। भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने, असंतुलित व्यापार को संतुलित करने, गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को खत्म करने और यूरेशियन आर्थिक संघ ईएयू भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की संभावना तलाशने पर विचार कर रहे हैं। सेबी द्वारा गठित एफएंडो विशेषज्ञ समूह ने उद्योग प्रस्तावों के लिए सोमवार को बैठक की। एफएंडो सेगमेंट में खुदरा भागीदारी हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। यहां तक कि बाजार नियामक द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि उनमें से लगभग 90% घाटे में है। रिकॉर्ड फ्लो इक्विटी रैली ने एमएफएयूएम को ₹60 ट्रिलियन से आगे बढ़ाया। एमफी डेटा उद्योग ने सिर्फ 6 महीनों में ₹10 ट्रिलियन जोड़े। ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। सेठी सर, कमलेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते।